Hello everyone, welcome to Commerce ज्ञान. This is आकांक्षा परूथी. बेटा हम यूनिट 5 कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडी. अभी हमने रिवीजन टॉपिक कंप्लीट किए हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सब हमने कंप्लीट किया है. डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. अब हम इसके MCQ पार्ट 1 करेंगे. 30 क्वेश्चंस आए हैं ये, फिर 30 और आएंगे. टोटल आई गिव 60 क्वेश्चंस MCQ स्पेशल एंड इनमें से बाहर MCQs नहीं आ सकता, दैट्स माय गारंटी. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द मैनेजर. कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जो क्या काम करता है, एस्टेब्लिशिंग द ऑर्डर आउट ऑफ क्लास, कि प्रॉपर जितनी भी क्लास है उसमें ऑर्डर बनाता है. यस. प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल ओवर वर्क, जो हम काम कर रहे हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको दूर करेगा. यस. क्रिएट एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क, एक ऐसा एनवायरनमेंट एटमोसफियर क्रिएट करेगा जिससे क्या है सारे वर्कर आराम से काम कर सकते हैं. तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गई. सो आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एक सुपीरियर संभाल सकता है. सो करेक्ट आंसर इज 5 to 6 सबॉर्डिनेट्स. Next is name the type of organization structure which promote the efficiency in utilization of manpower. ये क्या बोलता है अब कि efficiency बढ़ाए मैन पावर्स की. अब ध्यान से देखो, मैन पावर की efficiency कब बढ़ता है, जब एक ही हमारा प्रोडक्शन हो और वही हम प्रोडक्शन बार बार करें जिससे काम में एक्सपर्ट हो जाओगे. और जब काम में एक्सपर्ट होगे तो क्या निकलता है, एक वर्ड, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. सो करेक्ट आंसर इज द फंक्शनल. करेक्ट आंसर इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट को बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स. बकेट्स बना रही है. ओके. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू बी मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स. उसको 100 बकेट्स बनानी है. टू अचीव दिस, अचीव करता है, द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड. यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं. इंटरलिंक एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिव, 2 वर्ड आ गई, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, ये तीनों वर्ड जहां मिल जाएं सीधा आंसर आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग. सो नेम द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. कौन सा फंक्शन होगा यहाँ पर, ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करता है. फंक्शंस के अकॉर्डिंग, यहाँ कोई प्रोडक्ट की बात नहीं हुई है, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट. आंसर क्या हो जाएगा, सी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट्स के जो इंपॉर्टेंस है वो हमारा कौन बढ़ाता है. ध्यान रखो, सबॉर्डिनेट्स मतलब जब हम सारा काम सबॉर्डिनेट्स को दे दें वही अपने अकॉर्डिंग करें. अगर बेटा वही अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, सारी पावर उनको देगी, चाहे वो टॉप लेवल का काम हो, मिडिल लेवल का काम हो, लोअर लेवल का काम हो. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन होता है जब लीडर सारी पावर अपने पास रखता है, और डिसेंट्रलाइजेशन है जब सारी पावर सबॉर्डिनेट्स को दे देता है. एंड डेलीगेशन होता है जब अपनी पावर खुद रखेगा बट जो काम डिसीजन है वो हमारा कौन लेगा, अभी भी लीडर. नेक्स्ट इज द इन विच सिचुएशन द डिविजनल स्ट्रक्चर हैपन्स टू बी अप्रोप्रिएट. हमें बताते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर कब अप्रोप्रिएट होता है, जहां पे नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट मोर देन 1. यस, मोर देन 1 होगा तभी होगा. When the size of business is quite large, yes, business का size large होना चाहिए. All of these, so answer is the all of these. Next is the what is the key of managerial post. Very important question. कहता है कि managerial post के according हमारा क्या बनेगा, responsibility, authority, accountability. बेटा managerial post का मतलब ही क्या होता है, आपके पास क्या होना, पावर होना. आपकी जितनी पोस्ट होगी आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आपकी क्या पावर है आपके पास. सो करेक्ट आंसर इज द अथॉरिटी, B, authority. Next is the name the type of the organization structure which promote flexibility. ये क्या करता है, flexibility. Flexibility कब होगी, जब एक से ज्यादा वर्क होंगे. Like एक प्रोडक्शन में काम नहीं चल रहा तो हम नेक्स्ट प्रोडक्शन से लॉस को रिकवर कर सकते हैं. यहाँ पे हम मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आ गए, तो करेक्ट आंसर इज द B, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर.
नेक्स्ट इज द डैश इज ड्रॉइंग विच शो द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पोस्ट एस्टेब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है वो एक ड्राइंग है जिसमें हम सारी पोस्ट के रिलेशन बताते हैं, मतलब कि टॉप लेवल कौन है, मिडिल लेवल कौन है, लोअर लेवल कौन है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चार्ट क्रिएट करना। सो आंसर इज द ए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। नेक्स्ट इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस पोस्ट एस्टेब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जितनी हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, ध्यान रखो अगर पोस्ट डिफाइन हो सो करेक्ट आंसर इज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। उनकी क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सो करेक्ट आंसर इज द ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ अथॉरिटी टेक प्लेस अपवर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू द लोअर लेवल। अब ये बोलता है अथॉरिटी कैसे मूव करती है अपवर्ड टू टॉप लेवल, मतलब लोअर लेवल से जाती है टॉप लेवल पे। अथॉरिटी मूव फ्रॉम, अभी मैंने करवाया था, टॉप टू लोअर लेवल, राइट। टॉप लेवल किसको अथॉरिटी देगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको देगा, लोअर लेवल को। सो आंसर इज द बी, फॉल्स। नेक्स्ट इज द अंडर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस the freedom of the take decision employed by the employees result in increase in the workload on them, create obstacle in their growth। क्या बोल गया ये, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम जो भी डिसीजन लेना होता है एम्प्लॉयज को, उसको फ्रीडम अगर देंगे तो इससे क्या होगा, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। यस, अगर हम सारी अथॉरिटी दे देंगे तो जो मेन रियल काम है वो काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना डिसीजन देंगे कि हाउ टू हम डिसीजन कैसा अच्छा बना सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। नेक्स्ट इज द व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द डेलीगेशन। Next is the identify and division of work is the first step in the process of which function। आइडेंटिफाई करना काम को, उसको डिवीजन करना डिपार्टमेंट्स में, फिर उसको असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज, लास्ट में करेक्टिव एक्शन। सो आंसर इज द ऑर्गेनाइजिंग, बी। Next is the question is not whether there should be decentralization but decentralization to what extent। क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता क्वेश्चन ये नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या कर सकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये क्या शो कर रहा है, इंपॉर्टेंस को। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज a manager is of the view that he is not responsible for quality of work that he is delegate to his subordinates। Do you agree? क्वेश्चन क्या है, कहते एक मैनेजर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बस वो डेलीगेट करता है। नो, वो काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज आंसर इज नो। नेक्स्ट इज द साहिल लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स एज हैज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इजी क्वेश्चन आ गया, ये सिर्फ शर्ट्स बना रहा है, ये नहीं लिखा कि शर्ट्स के साथ शूज बना रहा है, पेंट बना रहा है, कुछ बना रहा है। सो आ करेक्ट आंसर इज द फंक्शनल। Next is the identify the type of suitable organization structure for a large scale of organization। ठीक है, large scale पे काम करता है, having diversified activities, अलग अलग activities कर रहा है, which require higher degree of specialization in operation। अपने काम में higher means expert होना चाहिए। समझ रहे हो क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन को टाइप बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि लार्ज स्केल हो, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज करे, ठीक है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन में देखो बेटा, एक्टिविटीज कर रहे हैं मतलब डिपार्टमेंट्स हो गए। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात हो रही है कि कितने प्रोडक्ट बनाने चाहिए, कोई बात नहीं हो रही है। सो एक, अब अगर कुछ ना कह रखा हो तो हम एक ही प्रोडक्ट मानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द फंक्शनल। नेक्स्ट इज द टू फुल अकाउंटेबिलिटी इज इजी इन डिविजनल स्ट्रक्चर। कहता है कि अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी को करना इजी होता है। यस, क्योंकि डिविजनल होता है जब हम अपने काम को प्रॉपर डिवाइड कर रखते हैं, राइट। उन्हीं का काम होता है, एक में लॉस हुआ तो हमें पता लग जाए कि यस ये प्रोडक्ट हमारा लो चल रहा है, तो हम यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो हमारा रिजल्ट है उसको हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द, सॉरी ए हो जाएगा, ए मतलब ट्रू। Next is the even after the delegation of authority, the manager cannot escape the accountability। ये कहता है कि जब हम डेलीगेशन करते हैं तो मैनेजर अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं छुपा सकता है, राइट।
अगर आप अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे फिर भी आप रिजल्ट तो चेक करोगे बेटा, ऐसा तो है नहीं कि आप रिजल्ट चेक नहीं करोगे. सो करेक्ट आंसर इज द ट्रू. Next is the it is identified that framework within which managerial and operating tasks are performed. जिसमें एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम मैनेजियल और ऑपरेटिंग टास्क करते हैं. करेक्ट आंसर इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या था, अभी पढ़ा था, 5 to 6 हमारे सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए. Identify the type of organization structure which facilitate the occupational specialization. Very important MCQ. ये कहता है कि हमारा ऑक्यूपेशनल हो, मतलब हम क्या कर सके, एक काम करें उसी के अंदर बेटर करें. समझ रहे हो? लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट काम कर रहा है तो फाइनेंस कैसे हेल्प कर सकता है. तो ऐसे हम कौन से में करेंगे, फंक्शनल में ही कर सकते हैं, नॉट हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं हमारा. सो आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शनल. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच मेक्स ट्रेनिंग, जो हमें ट्रेनिंग देता है, एन एम्प्लॉय इजियर एट फोकस इज ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल. देखो ट्रेनिंग कब दी जाती है बेटा, जहाँ पे फोकस क्लियर ना हो. फोकस ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड एक रेंज, स्किल कम है, आप फोकस सिर्फ उसी पे कर रहे हो. जब भी कोई स्किल के ऊपर बात आए तो आंसर आंख बंद कर लिख देना, दैट इज द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जो द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है. दैट इज फंक्शन स्पेशलाइजेशन, यस करेक्ट है ये तो. यूज ऑफ बे प्रोडक्ट ओनली, यस. Easy to fix responsibility performance, no. So correct answer is the C. The scope of authority, कहते हैं scope of authority हमारा क्या होता है, as we go higher up the management authority hierarchy, हम मैनेजमेंट की पोस्ट में बढ़ते जाएंगे तो अथॉरिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी. So correct answer is the increase. Next is the when decision making authority is retained organization is said to be by the higher management level and कहता है जब डिसीजन मेकिंग हमारे रिटेन, मतलब किसके पास रहेगी, हायर मैनेजमेंट के पास ही रहेगी. मतलब यहाँ पे जो लीडरशिप है वो सारी हमारी टॉप लेवल के पास ही है, हायर के पास ही है. सो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक ही वर्ड है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. जब सारी अथॉरिटी अगर हमारी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एम्प्लॉयज को, सो आंसर क्या हो जाता, डिसेंट्रलाइजेशन. डैश मीन्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू कंप्लीट एन असाइन जॉब. सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि आप सबॉर्डिनेट्स को काम दे रहे हो जॉब के लिए, वो लीगल लाइबल होगा. सो क्या होगा इसका आंसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी. डैश मीन्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स फॉर हिज, ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 and 2 का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखो. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्वेश्चन आता है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो पर्सन लाइबल होगा काम करने के लिए, राइट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, आपको वही आंसर देना है जिसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते. अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड, वो डेलीगेट हो सकती है. लेकिन क्वेश्चन आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेटेड, करेक्ट आंसर इज द नो, इज नॉट डेलीगेटेड. बट अगर ये आ जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 या 2 में से डेलीगेटेड कौन सा है, सो वहां आपको डाउट हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन डिसीजन मेकिंग, सॉरी, डैश मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइन जॉब. एक हम असाइन जॉब है, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी 4. Dash means accountability of subordinate for his work performance in relation to authority given to him. हमने जिसको काम दिया है अब वो हमें accountability means वो अब हमें आंसर देगा. सो वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 डेलीगेट नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 डेलीगेट होती है. क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड, आप लिखोगे नो. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेटेड, नो. अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड, यस. फिर क्वेश्चन आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 डेलीगेटेड, नो. यस 2 डेलीगेटेड, यस. नेक्स्ट इज द डैश रेफर्स टू डील इन अ बिजनेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन या फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो आपका 30 MCQ पार्ट 1 कंप्लीट होता है. प्लीज रिवाइज करें अच्छे से, एक तरीके से टेस्ट की तैयारी करें. ये टेस्ट ही है आपका, ठीक है. फिर 10 सेकंड का करके देन आप आंसर चेक करें.
सो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करें. इफ़ एनी डाउट देन गिव कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.